नमस्कार दोस्तों, 22 जनवरी 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सैटरडे है, 4 आर्टिकल्स हैं जिसमें एक आर्टिकल बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। जैसे ये जो पहला आर्टिकल है, द ग्राउंड रूल्स ऑफ द वन लैंड ऑफ मैनी, इसको लिखा है शशि थरूर साहब ने। लोकसभा एमपी हैं, थिरुवनंतपुरम के, कांग्रेस के हैं और बहुत हद तक बीजेपी के अगेंस्ट बात करते हैं। तो पहले तो एक संविधान के बारे में समझा रहे हैं कि नेशनलिस्टिक मूवमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे रिपब्लिक के बेसिक एथोस क्या है। 72nd एनिवर्सरी आने वाली है रिपब्लिक डे की, मतलब 26 जनवरी आने वाला है। तो फिर इंडिया में ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, टैगोर की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इंडिया में जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी कंसेप्शन आया, ये हमारे बड़े बड़े लीडर्स जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, पटेल साहब हो गए, नेहरू जी हो गए, इन सब ने दिया है। तो आज की डेट में जो हमारे पावर लीडर्स हैं वो ये सोचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। मतलब कुल मिला के सरकार के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि अभी के लिए जो सरकार में पावर में लोग हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक एथोस को तोड़ रहे हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक एथोस उन्होंने यहाँ पे बता दिए। तो इसीलिए मैं अलग से इस आर्टिकल को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली में कुछ कॉन्क्रीट स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे बताने लायक है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलोसफी थी, इन्होंने बता दी है और वो फिलोसफी में बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस करता ही रहता हूँ। पॉलिटिकल आपने मेरी देखी है तो आपने पढ़ी है। ओके, दैट्स व्हाई आई एम नॉट ड्वेलिंग इन टू डीप इनटू दिस आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल जो मैं बात करूंगा ये इंपॉर्टेंट है, सेटिंग सेल फॉर अ पावरफुल इंडिया जर्मन रिलेशनशिप। इस आर्टिकल को लिखा है वॉल्टर जे लिंडर साहब ने। ये एम्बेसडर हैं ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी टू इंडिया। बेसिकली यहाँ पे अच्छा, पहले ही जर्मनी के फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और एम्बेसडर रह चुके हैं साउथ अफ्रीका, केनिया और वेनेजुला के। तो काफी बड़े डिप्लोमेट हैं जर्मनी के। इंडिया और जर्मनी के रिश्तों की बात की जा रही है, जर्मनी किस हद तक इंडिया को इंपॉर्टेंस दे रहा है रिश्तों के रिस्पेक्ट में। और रिसेंटली जर्मनी का एक नेवी फ्रिगेट, ठीक है, जिसका नाम है बेयन, ये पहुंचा मुंबई 20 जनवरी 2022 को। तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया जर्मनी के रिश्तों की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको इस आर्टिकल में पॉइंट आउट किया जा रहा है, इसको देखेंगे। फिर भाई ये जो आईएएस आईपीएस के डेपुटेशन को नए नियम कानून बनाए जा रहे हैं, रूल 6 अमेंड किया जा रहा है आईएएस कैडर रूल्स 1954 का, ये क्यों सही नहीं है, यूनियन गवर्नमेंट के क्या सही कंसर्न्स हैं, राज्य की सरकारों के अगेंस्ट क्या होना चाहिए यहाँ पे, इन सब चीजों के बारे में एक दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो कुछ हद तक रिपीटेड पॉइंट्स होंगे, चूंकि ज्यादा आर्टिकल आज है नहीं तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। और आखिरी आर्टिकल हिमालयन क्वेश्चंस, एनवायरमेंटल इश्यूज हैव फेल्ड टू डोमिनेट द कैंपेन इन इको फ्रेजाइल उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं और इन इलेक्शन में मुद्दा क्या है, कैसे बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को हटाने की कोशिश कर रहा है। एंटी इनकम्बेंसी मतलब जो सरकार अभी पावर में है उसके हारने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग उस सरकार की पॉलिसी से नाराज होते हैं। तो इस केस में बीजेपी क्या कर रहा है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, कौन कौन से मुद्दे पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के वोट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, इन सब चीजों के बारे में बात की है, तो इसको देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है और ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं दोस्तों। तो द इंडो पैसिफिक विद इंडिया एज इट्स सेंटर पीस फीचर्स प्रोमिनेंटली इन जर्मनीज फॉरेन पॉलिसी आउटरीच। अभी क्या है कि देखिए, कोविड-19 के पैंडेमिक के समय पे मिलिट्री वेसल जर्मनी का इंडिया के अंदर आए, ये ज्यादा लोग सोचेंगे नहीं, बट यहाँ पे वॉल्टर जे लिंडर साहब, इनकी यहाँ पे फोटो भी दिख रही है आपको, बिल्कुल स्मार्ट से नजर आ रहे हैं। थोड़े जर्मनी साइड और यूरोप साइड वाले जो एम्बेसडर्स होते हैं वो हीरो टाइप भी लगते हैं, खैर वो एक अलग बात है। तो कोविड-19 के बीच में जितने भी हेल्थ प्रिकॉशंस उनको होने के बाद भी जो जर्मन नेवी का फ्रिगेट है बेयन, ये मुंबई पहुंचा 20 जनवरी 2022 को। अब पोर्ट कॉल पिक्चर यहाँ पे छापी गई। पोर्ट कॉल मतलब कि बाहर का कोई मिलिट्री वेसल इंडिया के अंदर आया, तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन अथॉरिटीज, डिग्निटरीज ने उसको रिसीव किया। तो कुल मिला के इस नेवी फ्रिगेट का इंडिया के अंदर आना, दिस इज अ बिग एंड रिमार्केबल स्टेप फॉर इंडो जर्मन रिलेशन, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे एम्बेसडर साहब। कौन से बेसिस पे बोल रहे हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, चूंकि यहाँ पे जर्मनी के एम्बेसडर ये बातें बोल रहे हैं, इसलिए इन बातों का काफी वजन है। आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई ये जर्मन की ऑफिशियल गवर्नमेंट बोल रही है। जर्मनी इस बात को मानता है कि वर्ल्ड की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, और इंडो पैसिफिक रीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट की प्लेयर है इंडिया। और इंडिया जर्मनी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि भाई इंडिया इज ऑल्सो अ डेमोक्रेसी, जर्मनी इज ऑल्सो अ डेमोक्रेसी, और फ्यूचर इंटरनेशनल ऑर्डर में इंडो पैसिफिक रीजन में जर्मनी के एसेट्स और इंटरेस्ट सेफगार्डेड रहे, इसके लिए इंडिया बहुत हद तक मदद कर सकता है जर्मनी को। और इसीलिए यहाँ पे बेन नाम का मिलिट्री शिप ओवरऑल इंडिया के अंदर आया। अब एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इंडिया और जर्मनी के रिश्तों के लिए बेन मिलिट्री वेसल को यहाँ पे भेजने की क्या जरूरत है? इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंट है तो मिलिट्री वेसल भेजने से क्या होगा? तो इसके लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। देखिए, एक पॉलिसी है इंडो पैसिफिक को लेकर जर्मनी के अंदर जिसका नाम है इंडो पैसिफिक पॉलिसी गाइडलाइंस। इन गाइडलाइंस को जर्मनी ने ऑटम 2020 में अडॉप्ट किया था और यूरोपियन यूनियन की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में इन गाइडलाइंस को पब्लिश किया गया है लास्ट साल। अब समझिए बात को, इन पॉलिसी के तहत साफ साफ ये लिखा हुआ है कि इंडो पैसिफिक के अंदर इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ट्रेड रूट्स को फ्री रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर कोई भी मैरीटाइम डिस्प्यूट उठता है तो उसको इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से सॉल्व करना जरूरी है। समझिए यहाँ पे ऐसा क्यों बोला जा रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपनी डोमिनेंस को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। एक तो हो गया चाइना और कुछ हद तक रशिया, ठीक है ना। चाइना आपको पता ही है कि कैसे अपनी विल को जबरदस्ती इंपोज कराने की कोशिश करता है, रूल बेस्ड ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश करता है। ये जो साउथ चाइना सी है ये भी आपका इंडो पैसिफिक रीजन में आता है, तो चाइना नियम कानून के हिसाब से काम नहीं करता, इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है। और बहुत हद तक रशिया की भी जर्मनी के साथ नहीं बनती है, ठीक है। एलेक्सेई नेवेल्नी याद है ना, एलेक्सेई नेवेल्नी को लेके कितनी बहस हुई थी रशिया जर्मनी के बीच में। अगर आप पिछले 6-7 महीने 1 साल से मेरी न्यूज चल रहे हो तो मैंने सब बताया है। तो कुल मिला के इन सब चीजों को लेके जर्मनी इस बात को असर्ट कर रहा है, तो भाई अपना मिलिट्री शिप भेज के जर्मनी यहाँ पे असर्ट कर रहा है कि कल की डेट में अगर जर्मनी का कोई एसेट या फिर मान लीजिए जर्मनी का कोई इंटरेस्ट है, यूरोपियन यूनियन का कोई इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होता है इंडो पैसिफिक में, तो जर्मनी ऑब्वियस सी बात है अपने मिलिट्री वेसल्स भेज सकता है। और इन मिलिट्री वेसल्स का इंडिया में आने का क्या मतलब है कि इंडिया एक मैरीटाइम पावर हाउस है, तो ऐसे केसेस में फ्री और इंक्लूसिव ट्रेड को बढ़ाने के लिए इंडिया जर्मनी मिलिट्रीली भी एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर सकते हैं ट्रेड को फ्री रखने के लिए, ठीक है। फिर चूंकि इंडो पैसिफिक यहाँ पे जर्मनी और यूरोपियन यूनियन दोनों की फॉरेन पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस कंटेक्स्ट में अच्छा इंपॉर्टेंट क्यों है तो समझिए, इंडो पैसिफिक में दुनिया की 65% आबादी रहती है। इंडो पैसिफिक में दुनिया की 33 मेगा सिटीज में 20 मेगा सिटीज पाई जाती है। इंडो पैसिफिक अकाउंट्स फॉर 62% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, 46% ऑफ वर्ल्ड्स मर्चेंटाइज ट्रेड, ठीक है। और इंडो पैसिफिक ऑल्सो अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ द ऑल ग्लोबल कार्बन एमिशंस। तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम सारी ही चीजें इंडो पैसिफिक से निकल रही हैं। तो आबादी के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से इंडो पैसिफिक बहुत बड़ा है, तो इंडो पैसिफिक से आप कह लो कॉपरेट किए बिना जर्मनी का डेवलपमेंट भी मुश्किल है। प्लस आगे आने वाले समय में दुनिया भर में अगर कार्बन एमिशंस को कम करना है तो इंडो पैसिफिक के साथ इंगेज करके किया जा सकता है, क्योंकि 50% कार्बन एमिशंस इंडो पैसिफिक में ही हो रहे हैं और जर्मनी के 20% से ज्यादा का ट्रेड इंडो पैसिफिक में हो रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में जर्मनी और इंडिया एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके स्टेबिलिटी ला सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं और फ्रीडम ला सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। और ऑब्वियसली बात है, अगर जर्मनी हमारे साथ एंगेज कर रहा है तो यूरोप भी हमारे साथ एंगेज करेगा। रीजन बीइंग जर्मनी यूरोपियन यूनियन के आप कह लो एम्बिट के अंदर ही आता है। प्लस बात करते हैं बेन की 7 मंथ जर्नी की। तो बेन पूरी दुनिया भर में घूम के, खासकर इंडो पैसिफिक का एक बहुत बड़ा रीजन घूम के इंडिया पहुंचा है। इससे पहले भी जो हमारे ट्रूप्स हैं वो हाई सीज में बेन पे जा चुके हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर चुके हैं। अगर आप देखो तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, सिंगापुर और दूसरी कंट्रीज घूमने फिरने के बाद बेन पहुंचा है, लास्ट स्टेप है इसका। और मुंबई के बाद ये बेन कहाँ निकलेगा, सीधे जर्मनी निकलेगा। तो इस प्रकार के मिलिट्री वेसल्स का आना एक्चुअली में अलग अलग कंट्रीज के इंगेजमेंट को दिखाता है और ये अच्छी चीज है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले बेन नाटो और यूरोपियन यूनियन की सी गार्जियन एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट कर चुका है। ऑपरेशन एटलांटा जो कि फॉर्मर यूरोपियन नेवल फोर्स थी उसमें भी ऑपरेट कर चुका है इन द सोमालिया, ठीक है। तो ओवरऑल यही सब चीजें हैं। जब टोक्यो से बुसान गया था तब यही बेन ने यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस को इंपोज किया था डीपीआर के मतलब डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट।
अच्छा, जर्मनी में अभी लीडरशिप चेंज भी हुआ है। अब तक एंजेला मर्केल का राज था 16 सालों से, अब ओलाफ शोल्स आ गए। हालांकि इन्होंने कोलिशन सरकार चल बनाई है, इनकी कोलिशन सरकार कितने दिन तक टिकेगी इसके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं। यहाँ पे ओलाफ शोल्स जी की नरेंद्र मोदी के साथ भी बातचीत हुई। इन्होंने बोला कि भाई हम मेजर डेमोक्रेसीज हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेगा, अच्छी अच्छी बातें। फिर इस साल आप कह लो G7 प्रेसिडेंसी जर्मनी के पास है, और दिसंबर 2022 के बाद से G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास आ जाएगी, और दोनों के ही मेंबर है इंडिया जर्मनी। तो G7 का इंडिया नहीं है, बट इन एनी केस ज्वाइंट और कोऑर्डिनेटेड एक्शन दोनों कंट्रीज के बीच में हो सकता है। एक और ऐसा फील्ड है जहां पे जर्मनी इंडिया की बहुत मदद कर रहा है, और वो है आप कह लो क्लाइमेट चेंज के फील्ड में। वैसे तो देखा जाए तो जर्मनी इंडिया को ओवरऑल 1.3 बिलियन यूरोस की मदद दे रहा है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के अंदर, जिसमें से 90% क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए है। तो क्लीन और ग्रीन एनर्जी को इंडिया के अंदर प्रमोट करने के लिए जर्मनी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एक्चुअली में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 ग्लासगो में जो हुई थी, उसके जो एक्चुअल एथोस है, उस एथोस को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है जर्मनी ओवरऑल इंडिया को मदद देके। जैसे कि यहाँ पे एम्बेसडर साहब बता रहे हैं जर्मनी के कि जर्मनी ने इंडिया की मदद की है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ह्यूज सोलर प्लांट इन महाराष्ट्र धुले डिस्ट्रिक्ट। फिर ये जो धुले डिस्ट्रिक्ट का 125 मेगावाट का प्लांट है, ये 2,20,000 हाउस होल्ड्स को कार्बन CO2 सेविंग्स करवाएगा। 1,55,000 टन की 2,20,000 हाउस होल्ड्स को बिजली प्रोवाइड करेगा। तो मतलब लेंडर साहब यहाँ पे जो कि जर्मन एम्बेसडर है, वो बता रहे हैं कि इंडिया और जर्मनी के रिलेशंस का क्या स्कोप है और ओवरऑल कैसे जर्मनी इंडिया की मदद कर रहा है। ठीक है भाई, तो ये हमने यहाँ पे देखा। अगले आर्टिकल में चलते हैं, द हिमालयन क्वेश्चंस। एनवायरमेंटल इश्यूज हैव फेल्ड टू डोमिनेट द कैंपेन इन एन इको फ्रीजाइल उत्तराखंड। 14 फरवरी को उत्तराखंड असेंबली में इलेक्शंस होने वाले हैं, और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है उत्तराखंड के इलेक्शंस में? टेम्पल और डेवलपमेंट। टेम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इस आर्टिकल का बेती एथोस ये है कि भाई इन्वायरमेंट को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही जो दी जानी चाहिए। वैसे देखा जाए तो टेम्पल मैनेजमेंट को लेके ऑलरेडी उत्तराखंड में क्राइसिस हो चुकी है। पहले उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर थे त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब, वो चाहते थे कि उत्तराखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, स्पेसिफिकली बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब एक बोर्ड के अंदर आ जाए, और उसके लिए 2019 का एक एक्ट लेके आए थे। हालांकि वो एक्ट रद्द हो गया नवंबर 2021 में, और उत्तराखंड की सरकार उस एक्ट को पास नहीं करा पाई, क्योंकि बहुत सारे जो प्रीस्ट हैं आपके उत्तराखंड के, वो यहाँ पे बवाल करने लग रहे थे। और आप समझिए उत्तराखंड के अंदर टेम्पल एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू, धार्मिक स्टेट है भाई। बहुत सारे आप कह लो श्राइन्स, ठीक है, आपके उत्तराखंड के अंदर है। ज्यादातर लोग उत्तराखंड में तो बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ, आप हर जगह जाके घूमाओ, ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर टेम्पल के प्रीस्ट नाराज हो जाएंगे तो बीजेपी की पॉलिटिकल इमेज थोड़ी सी बिगड़ सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये एक्ट नहीं इंप्लीमेंट किया गया। फिर आप देखो तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत आए, उनके बाद पुष्कर सिंह धामी आए। तो अब आप देखो 2 चीफ मिनिस्टर हटा दिए गए जल्दी जल्दी में, ओके। और मिस्टर धामी जी ने बोला कि ठीक है, टेम्पल्स को एक बोर्ड के अंदर लाने की बात कर रहे थे, तो वैसे तो इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये गुड इंटेंशंस के साथ किया जा रहा था, लेकिन जब चूंकि लोगों को और धार्मिक कम्युनिटी को पसंद नहीं आ रहा है तो हमने इसको विड्रॉ कर लिया। अभी के लिए देखो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे बीजेपी के लोकल लीडर्स हो, चाहे बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हो, बीजेपी के आपके उत्तराखंड में, सबका ये बोलना है कि भाई केदारनाथ का हमने जबरदस्त डेवलपमेंट किया है। केदारनाथ की डेवलपमेंट किस कंटेक्स्ट में बात हो रही, तो उत्तराखंड में जो फ्लड्स आए थे उसमें बहुत सारे जो धार्मिक स्थल थे उनमें कुछ तबाही सी मच गई थी, तो वहां पे रीडेवलपमेंट कराया है। इस चीज का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है यहाँ पे सरकार। प्लस केंद्र की सरकार और उत्तराखंड सरकार दोनों के कंबाइंड एफर्ट्स के चलते डबल इंजन गवर्नमेंट चली है, जिससे कि उत्तराखंड का डेवलपमेंट और तेज हुआ, ऐसा यहाँ पे बोलना है बीजेपी की सरकार का। फिर अभी दिसंबर 2021 में मोदी जी ने लखवार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया और 8,700 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए। अब देखिए ये मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड में इनॉग्रेट हो रहे हैं, और इसकी एक वजह यह भी है कि अगर केंद्र की सरकार चाहे तो किसी एक राज्य की सरकार में ऑब्वियस सी बात है बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला सकती है, और उसी के बेसिस पे बीजेपी चूंकि केंद्र में भी पावर में है, राज्य में भी पावर में आना चाहती है। और नो डाउट ये जो मेजर आप कह लो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एक स्टेट की लोकल इकोनॉमी को पुश देते हैं। लेकिन उत्तराखंड में प्रॉब्लम यह है कि उत्तराखंड एक हिल स्टेट है,
और हिल स्टेट्स में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन्वायरमेंटल कंसर्न्स पैदा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भैया हिल स्टेट्स में अगर आपको चीजें बनानी है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो पहाड़ काट के बनाना पड़ेगा, और पहाड़ काट के जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो इकोलॉजिकल फ्रेजाइल इलाका होता है, कुछ ना कुछ बड़ा मिसहैप हो सकता है। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि प्रोजेक्ट तो बड़े बड़े इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, लेकिन एनवायरनमेंट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक बात। दूसरा, उत्तराखंड में नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज एंड वेलफेयर ऑफ एक्स सर्विस मेंबर्स, ये भी डोमिनेट कर रहा है कैंपेन को। आपको देखिए तो उत्तराखंड में बहुत सारे रिटायर्ड सोल्जर्स हैं, और यहाँ पे इन रिटायर्ड सोल्जर्स के वोट इनकी फैमिली मेंबर्स के वोट को खींचने की कोशिश की जा रही है। कैसे खींचने की कोशिश की जा रही है? तो अभी जो हमारे लेट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत, इनके जो भाई थे विजय रावत साहब, इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में इलेक्शन लड़ रही है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला है कि एक रिटायर्ड कर्नल है उत्तराखंड के अजय कोठारी साहब, अगर आम आदमी पार्टी जीतती है उत्तराखंड में तो चीफ मिनिस्टर ये बनेंगे। और आम आदमी पार्टी ने यह भी बोल दिया कि जितने भी एक्स सर्विस मेंबर्स हैं राज्य में, उत्तराखंड के जो भी एक्स सर्विस मेंबर्स हैं, उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो आम आदमी पार्टी तो कतई यहाँ पे चीजें बांटने के चलते घूम रही है। गोवा में भी सारी वुमेन को कुछ ना कुछ पैसा दिया जाएगा कंपनसेशन की तरह हर महीने, ये भी आम आदमी पार्टी अनाउंस कर चुकी है। तो आम आदमी पार्टी का सीधा एजेंडा है हम सब कुछ फ्री में बांटेंगे, हमें वोट दो। फिर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी कह रही कि हम भाई सोल्जर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, ये भी बात है यहाँ पे। तो सब अपने अपने हिसाब से ओवरऑल यहाँ पे दिमाग लगा रहे हैं। ओके, तो लेट्स सी आगे क्या निकल के आते हैं। आम आदमी पार्टी का बोलना है कि ये बीजेपी कांग्रेस पावर ही शेयरिंग करती रह जाती है, इन्होंने डेवलपमेंट कभी नहीं किया, हमें मौका दो, हम डेवलपमेंट करेंगे, हम दिल्ली की तरफ फ्री पानी देंगे, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे हैं। ओवरऑल एंड में आर्टिकल में ऑथर ये बोल रहा है कि ठीक है भाई, डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में बात की जा रही है, फ्री भी बांटने के कंटेक्स्ट में बात की जा रही है, ठीक है, लेकिन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है उत्तराखंड से रिलेटेड कि उत्तराखंड एक इकोलॉजिकल फ्रेजाइल प्लेस है, और यहाँ पे जब भी आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हो तो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। इस एनवायरनमेंट के नुकसान के कंटेक्स्ट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं कर रही है, ये थोड़ी टेंशन की बात है, ऐसा यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। तो ये था इस आर्टिकल में। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। रॉन्ग रेमेडी, स्टेट्स हैव राइटली रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट प्रपोज्ड रूल चेंजेस ऑन आईएएस आईपीएस डेपुटेशन। देखिए रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट डीओपीटी ने प्रपोजल दिया है, कई बार आपको बता चुका हूं, पिछले 3-4 दिन से मैं डिस्कस कर रहा हूं चैनल पे। रूल 6 ऑफ द आईएएस कैडर रूल्स 1954 को अमेंड किया जाएगा, और इससे 2-3 चीजों में चेंजेस लाए जाएंगे। पहला चेंज तो ये होगा कि भैया एक राज्य के कितने नंबर ऑफ ऑफिसर सेंटर पे डेपुटेशन पे होंगे, और दूसरा रूल ये होगा कि किसी भी आईएएस ऑफिसर को अगर केंद्र की सरकार राज्य की सरकार से सेंटर डेपुटेशन पे बुलाना चाहती है तो राज्यों से एनओसी लेने की जरूरत नहीं है, राज्यों को एक लिमिटेड टाइम पीरियड में उसको रिलीव करना होगा। मतलब राज्य की सरकार के पास ये जो ताकत थी कि वो चाहे तो एक आईएएस को अपने पास रख सकती है, वो ताकत यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, ये बात बिल्कुल सही है केंद्र की सरकार की कि केंद्र की सरकार में कमी है, क्योंकि कुछ राज्य की सरकार ने बेयर मिनिमम अमाउंट ऑफ आईएएस को भी सेंटर में डिप्यूट नहीं किया। जैसे अगर आप देखो तो वेस्ट बंगाल ने 280 आईएएस में से केवल 11 लोगों को सेंटर में डिप्यूट किया है, राजस्थान में 247 आईएएस में से 13 लोगों को सेंटर में डिप्यूट किया, तेलंगाना में 208 आईएएस ऑफिसर में 7 लोगों को सेंटर में डिप्यूट किया गया। तो अब इतने कम लोगों को अगर आप केंद्र की सरकार में डिप्यूट करोगे तो केंद्र की सरकार में तो कमी हो ही जाएगी। देखा जाए तो एक्चुअल डेप्यूटेशन एज अ परसेंटेज ऑफ द मैंडेटेड रिजर्व्स फेल फ्रॉम 69%। 2014 में 69% स्टेट के ऑफिसर्स सेंटर में डिप्यूटेड थे, 2021 में 30% ऑफिसर्स डिप्यूटेड हैं, और आप देख सकते हो कि वेस्ट बंगाल में 280 में से 5% ऑफिसर्स भी सेंटर में डिप्यूटेड नहीं है। ओके, तो इसीलिए ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सी राज्य की सरकार ने सेंटर में एडिक्वेट नंबर ऑफ आईएएस ऑफिसर्स को डिप्यूट ना करके केंद्र की सरकार की प्रॉब्लम बढ़ा रही है। तो क्या इसका ये सॉल्यूशन सही रहेगा कि आप पूरी की पूरी ताकत अपने हाथ में ले लो कि भाई इतने डिप्यूट करेंगे हम, इतने इस ऑफिसर को बुलाया तुमको भेजना ही पड़ेगा? इस प्रकार की ताकत को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे जो फेडरल बैलेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो बिगड़ता है, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा स्टेट है जो स्टेट ओवरऑल एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ आईएएस ऑफिसर्स को केंद्र की डेपुटेशन पे नहीं भेज रहा है, तो इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि भाई आप एक काम करो, फ्यूचर जो आईएएस का रिक्रूटमेंट होता है, फ्यूचर आईएएस के रिक्रूटमेंट में आप उस स्टेट को कम आईएएस ऑफिसर्स दो, सिंपल बात है।
कुछ बड़े अच्छे व्यू पॉइंट्स यहाँ पे इस आर्टिकल में बताएंगे। अगर कोई स्टेट अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ आईएएस सेंट्रल डेप्यूटेशन पे नहीं भेज रहा, मान लो वेस्ट बंगाल है, तेलंगाना है, तो आप फ्यूचर में उन स्टेट्स को कम आईएएस ऑफिसर्स दो। लेकिन सारे के सारे आईएएस ऑफिसर्स को डेप्यूट करने की ताकत, किसी एक पर्टिकुलर आईएएस ऑफिसर को स्टेट की कंट्रोल से रिलीव कराने की ताकत, ये ताकत भी अगर केंद्र की सरकार ले लेगी तो फिर केंद्र की सरकार यहाँ पे थोड़ा डिक्टेटर मोड में नजर आएगी, वो सही नहीं है। राज्य की सरकारों की भी प्रॉब्लम समझने की जरूरत है। गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी कोरोना के समय पे बढ़ गई है और बहुत हद तक ये राज्य की सरकारें ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ज्यादातर राज्य की सरकारों के जो डिपार्टमेंट है उनको ग्राउंड लेवल के ऑफिसर्स ही काम करते हैं। एसडीएम काम करता है, एसडीएम के नीचे बीडीओ, ये सब काम करते हैं, उसके नीचे और सबऑर्डिनेट स्टाफ होता है। लेकिन इन सब स्टाफ को लीड करता है आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर कह लीजिए कि केंद्र की सरकार में आईएएस, और केवल एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही पोस्ट नहीं, और भी बहुत सी पोस्टें हैं। फिर एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, देखिए जो सिविल सर्वेंट्स आपके, देखिए ज्यादातर जो सिविल सर्वेंट्स है वो राज्य की सरकारों में ही काम करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको पहले भी क्रूड भाषा में बता चुका हूं कि कुछ पोस्टें ही हैं सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जिनकी बहुत ताकतवर होती है। ज्यादातर जो सिविल सर्वेंट्स केंद्र की सरकार में सचिवालय में नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक या किसी और केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट में जाके काम करते हैं, वहां पे जो पावर स्ट्रक्चर होता है और जो काम करने का तरीका होता है, उसके कंपैरिजन में राज्य की सरकारों में इन आईएएस ऑफिसर्स को ज्यादा ऑटोनॉमी मिलती है, ज्यादा पावर मिलती है। तो अपने शुरुआती फेजेस में एटलीस्ट अपने 20 साल और पहले की जो सर्विसेज होती हैं उनको ये जो ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स, ये राज्य की सरकारों में ही करना चाहते हैं। तो वर्किंग कल्चर को भी केंद्र की सरकार के डिपार्टमेंट में बदलने की जरूरत है केंद्र की सरकार को, ताकि ये जो आईएएस ऑफिसर्स हैं ये और इंसेंटिवाइज होंगे केंद्र में आके काम करने के लिए। वर्क कल्चर इश्यूज को केंद्र के डिपार्टमेंट्स में बदलने की जरूरत है, ये भी यहाँ पे ऑथर बोल रहा है। तो ये कुछ ओवरऑल हमने यहाँ पे पॉइंट्स देखे हैं विद रिस्पेक्ट टू द आईएएस आईपीएस डेप्यूटेशन। इतना ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स में ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आई होप दोस्तों आपको इस एडिटोरियल में मजा आया हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और इफ पॉसिबल ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, इससे काफी मदद मिलती है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।